Okay, so good evening and welcome to the first lecture of probability. तो probability के बारे में अगर हम बात करें तो 9 क्लास में जो probability पढ़ा है वो याद है अच्छे से? ठीक है, अगर हम 9 क्लास में जो हम लोगों ने probability स्टडी की है तो उस पर नजर डालें तो क्वेश्चंस किस टाइप के थे? आपने देखा होगा कि कॉइन है, उसको 1000 टाइम्स टॉस किया गया, ठीक है? जिसमें से 400 टाइम्स हेड आया, 600 टाइम्स टेल आया। तो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालो और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालो। कुछ इस टाइप से क्वेश्चन था। टाइप से क्वेश्चन सब लोगों ने किए। अब देखो ये जो प्रोबेबिलिटी थी ये किस पे डिपेंड करती थी? ये जो रिजल्ट्स आते थे या रिजल्ट्स के ऊपर ये प्रोबेबिलिटी डिपेंड की। इसीलिए ये जो प्रोबेबिलिटी हमने 9th क्लास में सॉल्व की है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम प्रैक्टिकल या एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी, या जिसको हम बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। तो ये किस पे, ये कौन सी थी? एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी या फिर एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी, जो किस पे डिपेंडेंट थी? ट्रायल्स पे। ट्रायल्स जब होते थे उसके बाद जो रिजल्ट्स आते थे उन रिजल्ट्स के ऊपर बात होती थी। ये 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी को सीखा था। लेकिन 10th क्लास में जो प्रोबेबिलिटी का है वो थियोरेटिकल अप्रोच है। थियोरेटिकल अप्रोच, ठीक है, दिस वन। और थियोरेटिकल अप्रोच में क्या कि जो आउटकम्स आने हैं या आया इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? क्या आना है मींस द आउटकम, इसके ऊपर डिपेंड करेगी प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या आया है ये हमें नहीं पता, लेकिन क्या आना है ये हमें पता है, ठीक है? लेकिन उसमें से क्या आएगा ये भी नहीं पता। बात समझ में आ रही? तो जिसको हम क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल अप्रोच, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी या फिर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। यानी ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये आउटकम्स पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? आउटकम्स पे डिपेंड करती है, ठीक है? जैसे एक डाय है, ठीक है, पासा, अब पे एक बना हुआ है, फिर उसके बाद 5, फिर इस टाइप से फेजेस होते हैं, ठीक है? तो अब इस पासे को फेंका जाएगा थ्रू अ डाइस। तो देखो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है और छह भी आ सकता है, ठीक है? तो अब यहां पे जो हमने पासे को फेंका और उससे क्या आ सकता है, ये क्या है? पॉसिबल आउटकम्स। अब इसमें से हम ये श्योर नहीं है इसमें से एक आएगा या दो आएगा या तीन या चार या पांच या छह, हमें ये नहीं पता, लेकिन ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो वो प्रोबेबिलिटी जो इन आउटकम्स पे डिपेंडेंट होती है वो हमारी क्या कहलाती है? थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रोबेबिलिटी जिसको, ठीक है? अब यहां पे देखो हमने पासे को फेंका, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। जो हमने फेंका, पासा फेंका,
कॉइन को टॉस किया, ठीक है, उसके बाद उसके जो रिजल्ट्स आएंगे, जितने रिजल्ट्स आ सकते हैं वो सब उसके पॉसिबल आउटकम्स कहलाएंगे। और जब इन्हीं रिजल्ट्स में, जैसे मान लो कि अब मैं कहूं कि मैं पासा फेंक रहा हूं, ये बता एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये उन आउटकम्स में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी दैट विल बी कंसीडर्ड एज व्हाट द इवेंट। बात समझ में आ रही? यानी जैसे जब मैंने पासा फेंका तो एक भी आ सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, पांच भी, छह भी, तो मैंने कहा कि पासा फेंक रहा हूं, ये बताओ छह के आने के चांसेस कितने हैं? तो मैंने पासा फेंका लेकिन इंक्वायरी किसकी की? सिक्स की ना। तो उस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए ये जो सिक्स आना है ये इसका इवेंट कहलाएगा। तो इसीलिए जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट लिखते हैं, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बेसिकली, तो उसमें क्या लिखते हैं कि नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। मतलब क्या हुआ कि जितने आउटकम्स में वो जो ई है, वो जो इवेंट है, वो जितने में आ रहा है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कहलाती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जो किस पर डिपेंड करती है? आउटकम्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं अगर एक कॉइन उछालूंगा 1 रुपए का, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, अब ये हेड या टेल, ये पॉसिबल आउटकम्स है, क्या क्या आ सकता है। अब मैं जब इन आउटकम्स में जिसके बारे में पूछूंगा कि बताओ ये मैं कॉइन को सॉरी कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो टॉस करने में टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो जब मैंने टॉस किया तो जिसमें उस टेल के बारे में मैंने पूछा, तो ये टेल अब क्या कहलाएगा? इवेंट कहलाएगा। इवेंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब यह हो गया कि जितने आउटकम्स में जो इवेंट पूछा जा रहा है वो आ रहा है, तो उतने आउटकम्स को लेंगे और फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स को लेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? थियोरेटिकल अप्रोच। जैसे एग्जांपल 1 है, ठीक है, बड़ी जल्दी ज्वाइन किया है, किस ज्वाइन किया? वैभव, कहां रह गए थे भाई? चैप्टर फिनिश ही हो गया, बस समझो। स्कूल से लेट आए आज काफी। कब तक हो जाएगा फिनिश? अब ये ना पूछो कब तक हो जाएगा फिनिश, वो डिपेंड करता है। जल्दी हो जाएगा, बाकी चैप्टर से तो छोटा ही है ना। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, तो वो डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देखो मेन प्रेजेंटेशन है कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है, वहां पे उसमें मेरा ध्यान ज्यादा होता है, फोकस ज्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए एक एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली सॉल्व करता हूँ। लेकिन आपने देखा होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पढ़ा रहे हैं, खट 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 लिख दे रहे हैं, सॉल्व भी हो गया वहीं पे, यहाँ साइड में ही सॉल्व हो गया। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो तरीका बता रहे हैं। प्रेजेंटेशन आपको सीखना है, मेरा हमेशा से रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर, ताकि बोर्ड में अच्छा स्कोर करो। और कॉन्सेप्ट एक बार बिल्डअप हो गया, कंपटीशन ऑटोमेटिकली निकल जाते हैं। ठीक है।
चलो यहां पे बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन कॉइन इज टॉस्ड वंस। ये कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए हेड के आने की अगर एक बार कॉइन को टॉस किया है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, तो जब एक बार कॉइन को टॉस किया जाएगा तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आएंगे भाई? एक हेड आएगा, एक टेल आएगा। तो देखो इसमें लिखेंगे कैसे, कौन सा? एग्जाम्पल 1, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी इस केस में कितने हो जाएंगे? 2। कौन से? हेड या टेल, यही है। तो अब कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। देखो अब हेड की प्रोबेबिलिटी हम निकालनी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ये हो जाएगा नंबर ऑफ आउटकम्स in which head appears upon total number of outcomes, total number of outcomes। तो ये हो जाएगा probability of head। ठीक है, तो number of outcomes in which the head appears, तो ये क्या हो जाएगा? that will be 1, क्योंकि दोनों आउटकम्स में से सिर्फ एक ही में हेड आ रहा है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 2, तो 1/2 हो गया। दैट मीन्स 0.5। आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की रेंज करती है फ्रॉम 0 to 1। The probability of an event can be less than or equal to 0 or greater than or equal to, ये 9th में ऑलरेडी पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रेजेंट करते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं? ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। तो प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल कितना हो जाएगा? तो दैट विल बी 1/2 और 0. इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें कितने आउटकम्स थे? दो ही आउटकम्स थे ना, हेड या टेल। तो हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ गई है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो दैट विल बी 1 माइनस 0.5, दैट मींस 0.5। ये भी एक मेथड है कैलकुलेट करने का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल इस तरीके से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, अब एग्जाम्पल 2 की बात कर। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड येलो बॉल। मतलब एक बैग है, ठीक है, एक रेड बॉल है, ठीक है, एक ब्लू बॉल है और एक येलो बॉल है। ठीक है, इस बैग। तो आगे क्या बोल रहे हैं? एंड द ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज, कृतिका टेक्स आउट अ बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट द येलो बॉल? अब देखो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 3 होंगे ना भाई। जब बॉल को निकालेगी तो एक बार में एक बॉल आएगा, तो एक बार में येलो आ सकता है, ब्लू आ सकता है या रेड आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स यहां पे कितने हो जाएंगे? दैट विल बी 3। ठीक है, नाउ फर्स्ट में क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल। अब देखो इन तीनों आउटकम्स में येलो बॉल का आउटकम कितना है? यानी वो इवेंट, क्योंकि अब यहां पे येलो बॉल पूछ रहा है ना, तो येलो बॉल अब इवेंट कहलाएगा, ये इवेंट कहलाएगा। तो ये इवेंट येलो जो है, ये इन आउटकम्स में से कितने आउटकम्स में आ रहा है? टोटल आउटकम्स 3 हैं।
ये जो अब पूछ रहा है येलो के बारे में, तो ये येलो अब इवेंट हो गया ना, तो ये येलो इवेंट इन 3 आउटकम्स में से कितने आउटकम्स में आ रहा है? 1। तो यहां पे लिखेंगे क्या? 1, और टोटल आउटकम्स हैं 3। सिंपल। सिमिलरली क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी, अब रेड इवेंट है, तो ये इवेंट इन तीनों आउटकम्स में, मतलब टोटल आउटकम्स में कितने आउटकम्स में आ रहा है? एक ही में आ रहा है, तो 1 डिवाइडेड बाई 3। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल, so that will also be 1 by, okay, got it? तो हमें ये देखना है कि जो आउटकम्स हैं उसमें जो इवेंट पूछा जा रहा है वो इवेंट उन आउटकम्स में कितने आउटकम्स में आ रहे हैं। इसीलिए जो फर्स्ट जो ऊपर लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, या फिर नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द इवेंट अकर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये लिखते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द इवेंट अकर, और फेवरेबल टू ई मतलब वही है, इन विच द इवेंट अकर मतलब वो जो इवेंट जिसको पूछा जा रहा है वो उन आउटकम्स में कितने आउटकम्स में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पे रिमार्क इन्होंने दिया वही चीज जो मैंने आपको बताया था कि जो भी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज को आप सम करोगे तो वो 1 के बराबर ही आएगा। ठीक है, सो एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। क्लास के ठीक है, so both the events E and F are elementary events. Similarly, in example 2, all 3 events Y, B, R, मतलब yellow, blue and red, okay, are elementary events. तो यहां पे वही है कि अगर आप देखो इन तीनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड करोगे तो देखो 1 आ रहा है, तो यहां पे क्या हो गया कि भाई ये तीनों आउटकम्स हैं, इसकी 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 अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है। जब इन सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी को ऐड करोगे वो 1 ही के बराबर आएगा। ठीक है, तो वही चीज यहां पे मेंशन कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ब्लू बॉल इज इक्वल टू 1। So the sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is 1। ठीक है, तो यहां पे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ? एक्सपेरिमेंट हुआ बिना देखे बॉल को निकालना, ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब बिना देखे जब निकालेंगे तो येलो बॉल भी आ सकती है, ब्लू बॉल भी आ सकती है, या रेड बॉल भी आ सकती है, ये आउटकम्स हुए। अब उसमें से येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो उन आउटकम्स में से जिस आउटकम की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है वो उसका इवेंट होगा। जैसे हमने पासा फेंका, ये एक्सपेरिमेंट हो गया। अब उसमें एक भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकता है, तो ये आउटकम्स हो गए। जितने आउटकम्स आ सकते हैं उसमें से जिस आउटकम की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है उसको हम इवेंट कहते हैं। कोई डाउट इसमें? ठीक है, अब देखो थर्ड क्या पूछ रहा है। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस, यानी जो पासा है उसको हम एक बार फेंकते हैं, तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। तो डाई तो एक बार फेंका गया ना, लेकिन टोटल आउटकम्स कितने आए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? जब एक पासा फेंका जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे? वेरी गुड, दैट इज 6। और इस 6 में क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4, या 5, या 6। ठीक है, तो आप कह रहे हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। ठीक है, अब इन आउटकम्स में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4।
ग्रेटर देन 4। अब देखो इन सारे आउटकम्स में किसमें 4 से ज्यादा आ रहा है नंबर? 4 से ज्यादा, ग्रेटर देन 4 बोल रहा है, मतलब 4 को काउंट नहीं करेंगे। तो कितने आउटकम्स हैं जिसमें 4 से ज्यादा नंबर आ रहा है? क्वेश्चन ध्यान से समझना। हाँ, कितने आउटकम्स हैं जिसमें 4 से ज्यादा आ रहा है? 2। कौन कौन से? 5 और 6। तो 2 आउटकम्स हुए तो 2 लिख दिया। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं? What is the probability of getting a number less than or equal to 4? Probability of getting a number less than or equal to 4, यानी या तो 4 हो या 4 से छोटा हो। वेरी गुड, दैट इज 4/6। तो दैट विल बी 2/। अब बहुत ध्यान से देखना, इन दोनों इवेंट्स में एक इवेंट ये है, इसमें ये दोनों कवर हो गए। एक इवेंट ये है, नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। बहुत ध्यान से समझना है इसको। इस इवेंट में, ये इवेंट है ना, इस इवेंट में इन 6 आउटकम्स में से चारों कवर हो गए। ठीक है, तो ये बताओ सारे आउटकम्स कवर हो गए कि नहीं कवर हो गए? मतलब एक इवेंट में 2 आउटकम्स कवर हुए 6 में से, दूसरे इवेंट में 6 आउटकम्स में से बाकी जो 4 थे वो सब कवर हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4 का सम 1 आएगा। 1/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 1। तो यहां पे क्या हुआ? इस इवेंट में जो आउटकम्स थे उसमें से 2 कवर हो गए। इस इवेंट में जो आउटकम्स थे बाकी जो 4 थे वो भी कवर हो गए। इस वजह से ये इंडिविजुअल इवेंट का सम 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर ये इवेंट नहीं होता, मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 क्या होगा, तो 1/6 होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 क्या होगा? 1/6 होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 क्या होगा? 1/6 होता। प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 क्या होगा? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होगी? 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 क्या हो गया? 1/6। तो देखो यहां पे ये जो इवेंट्स हैं ये सब मिला के अब 6 पूरे हो रहे हैं। इसलिए जब इन सबको सम करोगे तब ये 1 के बराबर होगा। कुछ डिफरेंस समझ पा रहे हो? जब इन सबको सम करोगे तब ये 1 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां पे जो एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटीज की बात हो रही थी ना, जो एनसीईआरटी में कर रहा था भाई, क्योंकि इस इवेंट में 6 में से 2 आउटकम्स पूरे हो गए, मतलब कि जो आउटकम्स आएंगे उनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम हमेशा 1 के बराबर होगा। तो चूंकि ये इवेंट 2 आउटकम को पूरा कर रहा है, ये वाला इवेंट 4 आउटकम को पूरा हो गया कर रहा है, तो ये पूरे हो गए। इस वजह से इन दोनों का सम ही 1 देगा। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो जो इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी आएगी तब जाके इन सबका सम 1 के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो वहां पे आउटकम्स और इवेंट्स बहुत सारे हो जाएंगे, तो दैट विल बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। ऐसा कोई इवेंट चूज करो, अब 2 डाइस की बात करोगे तो वहां 36 आउटकम्स आ जाते हैं, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन ज्यादा आ जाएगा। लेकिन ऐसा कोई इवेंट तुम पूछो उसमें से जिसमें से 2 ही बार में सारे आउटकम्स कवर हो जाए, तो उन 2 इवेंट्स को ऐड करोगे 1 के बराबर हो जाएगा। 36 आउटकम्स का अलग अलग निकालोगे
तो उसको अलग अलग ऐड करना पड़ेगा। मतलब ऐसा भी हो सकता है भाई 36 आउटकम्स हैं तो उसमें पेयर में कौन सा इवन है कौन सा ऑड है, ये भी हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। ठीक है, मतलब एलिमेंट्री ये जो था दैट इज प्रोबेबिलिटी, ये समझ में आ गई। एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे वही चीज है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट दैट इवेंट। जैसे 3 बॉल्स थे, रेड, येलो, ब्लू। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या था, 1/3, यस और नो? ठीक है, अब मैं कहूं कि दिव्या उस बैग में हाथ डाल रही हैं और बॉल निकाल रही हैं लेकिन वो ब्लू ना हो, बात को समझना, कॉम्प्लीमेंट्री। एक है कि दिव्या बैग में हाथ डाल रही हैं, ब्लू बॉल निकले, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, आप कहोगे 1/3। अब मैं कह रहा हूं दिव्या हाथ डाल रही हैं बैग में लेकिन ब्लू बॉल ना निकले, तो जब ब्लू बॉल ना निकले तो इसका मतलब रेड या येलो में से कुछ निकले, यही कहना चाह रहे हैं ना। तो ब्लू को छोड़ के, यानी ब्लू इवेंट को छोड़ के बाकी कौन से इवेंट बचे, रेड और येलो, यानी कितने, 2, टोटल आउटकम्स 3, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/3। तो वही वो कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू will be equal to 1. That means probability of an event is equal to 1 minus probability of not that event. It is known as complementary of the event. Complementary events कहलाते हैं। बात समझ में आ गई? तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी तो 1/3 है, लेकिन ब्लू ना होने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, और ये 2/3 प्रोबेबिलिटी रेड की भी हो सकती है और येलो की भी हो सकती है, अब दोनों को मिला के। गेटिंग दिस पॉइंट? तो एक है एलिमेंट्री इवेंट्स और एक है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में जैसे मैंने पासा फेंका, ठीक है, तो मैंने कहा एक आने के चांसेस क्या है, आप कहोगे सर 1/6। अब मैं कहूंगा एक ना आने के चांसेस कितने हैं, तो क्या आंसर होगा, एक ना आए, यस वेरी गुड, दैट इज 5/6, वेरी गुड, 5/6। अब देखो 1/6 5/6 करोगे तो ये 1 के बराबर होगा, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 1 विल बी इक्वल टू 1। ओके, तो दो तरीके, या तो उस इवेंट को डायरेक्ट निकाल लो या उस इवेंट को इनडायरेक्ट निकाल दो। इट इज नोन एज व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट ये बात करें किसकी, इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कि जिसकी कोई पॉसिबिलिटी ना हो, जैसे इसी में हम कहें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ब्लैक बॉल, यानी दिव्या बैग में हाथ डालें और ब्लैक बॉल निकले, तो 0, क्योंकि ब्लैक बॉल है ही नहीं, तो इसका मतलब 0 आ गया, तो 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट्स। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, और 1 का मतलब श्योर इवेंट, यानी सर्टेन, वो तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे यहां पे मैं बोलूं कि दिव्या हाथ डाल रही हैं बैग में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि रेड या फिर ब्लू या फिर येलो बॉल निकले,
ठीक है, दैट इज 1, दैट इज 3/3, क्योंकि रेड ब्लू येलो दैट इज 3 आउटकम्स, तो 100% चांस है, या तो येलो निकलेगा, या तो ब्लू निकलेगा, या तो रेड निकलेगा। अंडरस्टैंडिंग? सो दैट मीन्स इट इज श्योर कि इन तीनों में से कोई एक निकलेगा, यानी इस केस में अगर हम बात करें। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो डिस्कस की गई हैं। अब जो कार्ड्स के बारे में है वो हम जैसे यहाँ पे कार्ड्स के डिस्कशन किया गया, वो हम स्पेशल उसमें लेंगे कार्ड्स को, और 2 डाइस। ठीक है, वहां उसको भी सॉल्व करेंगे। 2 डाइस वाले को 2 कॉइंस 3 कॉइंस कैसे हम इवेंट्स क्रिएट, मतलब इवेंट्स कैसे हम फ्लो चार्ट उसमें बनाते हैं कि जब 2 कॉइंस साइमल्टेनियसली टॉस किए जाते हैं, 3 कॉइंस साइमल्टेनियस टॉस किए जाते हैं, तो कैसे आउटकम्स बनाते हैं। इसके बाद मैं पहले वही बताऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है दैट विल वी विल कम टू दिस थिंग। जैसे यहां पे है, ठीक है, 2 हेड्स एंड दिस वन, अरे 2 डाइस। तो पहले हम कॉइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स को लेते चले जाएंगे और क्वेश्चंस को लेते चले जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले व्हेन 2 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, तो यहां पे हम बात करेंगे पॉसिबल आउटकम्स की। ठीक है, तो देखो यहां पे क्या हो गया, 2 कॉइन्स हैं, एक हो गया टेल का, एक पार्ट टेल होगा, एक पार्ट क्या होगा, हेड होगा। सिंपल वे में बना दे, टेल और हेड। तो हमें क्या करना है, एक तो 1 कॉइन ये हो गया, ठीक है, फिर सेकेंड कॉइन के आउटकम्स को हम इंडिविजुअल दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब टेल हेड, टेल टेल हेड, लाइक दिस। तो देखो क्या आउटकम आया, एक आउटकम आएगा टेल टेल, ठीक है, एक आउटकम आएगा टेल हेड, एक आउटकम आएगा पहले कॉइन पे हेड होगा, दूसरे कॉइन पे टेल होगा, ये दोनों डिफरेंट है। ठीक है, एक आउटकम आएगा एक कॉइन पे हेड होगा, दूसरे कॉइन पे भी हेड होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब 2 कॉइन को हम टॉस करेंगे तो हमारे कितने आउटकम्स बनेंगे, 4 आउटकम्स बनेंगे। कितने आउटकम्स बनेंगे, 4। टेल टेल, टेल हेड, हेड टेल, हेड हेड। अब यहां पे बात करेंगे 3 कॉइन्स। अगर 3 कॉइन्स को हम जो है टॉस करेंगे तो क्या होगा, देखो यहां पे कैसे बनाएंगे, एक जगह लिखा हेड, फर्स्ट कॉइन की बात हो रही है, ठीक है, और एक जगह लिखेंगे टेल। फिर आप सेकेंड कॉइन पे आते हैं, तो हम यहां पे जो सेकेंड कॉइन के आउटकम्स हैं, भाई एक कॉइन का आउटकम 2 ही हो सकता है, या तो हेड या टेल, तो उनको हम इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ऐसे। इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, हेड टेल हेड टेल। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड कॉइन की बारी जब आएगी, तो उस थर्ड कॉइन के आउटकम्स को हम इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइक दिस, हेड टेल हेड टेल हेड, उसी पे फिर टेल हेड टेल, और इसी तरह से कॉइन्स बढ़ाते जाओ। यानी अगर 4 कॉइन्स होंगे तो अब ये जो है इंडिविजुअल, इस पे अब दोनों आउटकम्स को लेंगे, अगर 4 कॉइन्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? लाइक दिस। ठीक है, तो हमारे पास 3 कॉइन्स मैक्सिमम पूछता है, इस वजह से क्या आ गया। ठीक है, अब आउटकम्स लिखेंगे, तो देखो इसका आउटकम क्या आएगा, तो देखो हेड हेड हेड, एक आउटकम आएगा हेड हेड हेड। फिर इसका क्या आउटकम आएगा, हेड हेड टेल, मींस हेड हेड टेल, ये दूसरा आउटकम।
फिर उसके बाद हेड टेल हेड, हेड टेल हेड। फिर नेक्स्ट आउटकम हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। ठीक है, फिर उसके बाद टेल हेड हेड, टेल हेड। फिर उसके बाद टेल हेड टेल, टेल हेड टेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। फिर उसके बाद टेल टेल टेल। वन बाय वन हर स्टेप पे हम इसको रखते चलें। तो देखो कितने आउटकम्स आएंगे अगर 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली, तो दे विल बी हैविंग व्हाट 8 आउटकम्स, 8 आउटकम्स आएंगे। ठीक है, तो कॉइन्स के लिए जो हम आउटकम्स ड्रॉ करते हैं वो इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, 2 कॉइन्स के लिए 4 आउटकम्स और 3 कॉइन्स के लिए 8 आउटकम्स विल बी देयर। ठीक है, कहीं पे कोई भी डाउट इसमें हो? अच्छा, तो जब टॉस करते हैं, जब उसके क्वेश्चन आएंगे तो आउटकम्स को लिखेंगे नहीं, क्योंकि इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू राइट 36 आउटकम्स। तो एक इमेज हम ले लेंगे कहीं से और उस इमेज के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें डिस्कस कर लेंगे हल्का सा। तो कल हम जो स्टार्ट करेंगे पहले डेक ऑफ कार्ड्स। ठीक है, कार्ड्स के बारे में, एक कि कितने कार्ड्स होते हैं, कितने कौन से कार्ड्स होते हैं, एक सिंपल वे में उसको स्टडी कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम 2 कॉइन्स पे आएंगे, फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फिर एक दो स्पेशल क्वेश्चंस हैं जिसको हम करवाते हैं हर साल, तो वो भी करवाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने। एनीथिंग यू वांट टू से? तो मैंने आप लोग को एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, मैंने कल शेयर किया था। ठीक है, तो उसमें आप उसके थ्रू आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप पे नोट्स को ओपन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ फेयर यूज के लिए है। उसको शेयर करना, ठीक है, उसको कॉपी करना, ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। और वेरी सून जब हम लोग उस नोट्स पे अपने अजीजा ट्यूटिंग का वाटरमार्क लगा देंगे, तो देन इट विल बी ओके, कोई भी उसको डाउनलोड कर सकता है, प्रिंट कर सकता है, अपना स्टडी कर सकता है, तब हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन अभी फेयर यूज के लिए, आपके पर्सनल यूज के लिए मैंने ये किया है। ठीक है, आप अपना पर्सनली आप अपना पढ़िए, स्टडी कीजिए। ठीक है, लेकिन उसको शेयर नहीं कीजिए, किसी को डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, अभी ये अलाउड बिल्कुल नहीं है। ओके, जब उस पर वाटरमार्क आ जाएगा अजीजा ट्यूचिंग का, उस पर डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, दीज ऑल थिंग्स विल बी देयर ऑन द नोट्स, तो उसके बाद कोई भी उसको कर सकता है। ठीक है, ये एक एजेंसी से बनवाया है बेसिकली, ये वो एजेंसीज यही काम करती हैं, कस्टमाइज नोट्स और ये सारी चीजें, दे चार्ज फॉर दिस, और फिर उसके बाद वो आपको प्रोवाइड करते हैं। चलो फिर कल मिलते हैं, विल स्टार्ट विद कार्ड्स एंड देन विल प्रोसीड टुवर्ड्स डू टाइज, देन विल गो फॉर द क्वेश्चंस। चलो फिर, ओके देन, गुड बाय, टेक केयर।